भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप तीसरी बार केंद्र सरकार में आते हुए देख रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए सुन रहे हैं। क्या आपको पता है बीजेपी की स्थिति एक समय ऐसी थी जब ये 4 सीटें भी नहीं ला पाती थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। और जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, यानी बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आंकड़ों की बात की जाए तो इससे कुल लगभग 18 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आखिर ये कैसे संभव हो पाता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे बने हुए 60 साल से अधिक हो चुके थे, जिस पार्टी से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए रहते हैं। मैं बात करूं कुछ बड़े नेतागण की तो गांधी जी, नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ऐसे और भी कई बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। पर महज 34 साल एक पार्टी को बनी होती है। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की। महज 34 साल में ही ये पार्टी इतनी पुरानी पार्टी को हरा देती है, जिससे इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। और वो पार्टी बस हराती ही नहीं है, वो पार्टी केंद्र सरकार में 2014 से 2019 और 2019 से 2024 भी केंद्र सरकार बनाती है। और बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो टोटल 28 स्टेट में से यह अभी 17 स्टेट में रूलिंग पार्टी है। मतलब कि 17 स्टेट में यह बीजेपी अपनी सरकार बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बीजेपी का इतिहास आखिर है क्या। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल 1980 को फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इस पार्टी की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। पर यह पार्टी रातों रात बिना सोचे समझे नहीं बना दी गई थी। इस पार्टी को बनाने के पीछे एक लंबी और बहुत बड़ी कहानी है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानने से पहले आपको भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय जनसंघ पार्टी, जिनके पहले अध्यक्ष, जिनके पहले प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने ही इस पार्टी की निर्माण की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इंडियन पॉलिटिशियन और एक बैरिस्टर थे, जिनका जन्म 1901 में बंगाल में हुआ था। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था। जनसंघ पार्टी ने भी पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लीडरशिप में यह चुनाव लड़ी थी। पर यह पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई थी, और वह चौंकने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए कुल 4 साल हो चुके थे और भारत के लोगों का पूरा विश्वास कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी। जनसंघ पार्टी की बात करें तो यह केवल 3 सीट पर ही अपनी जीत दर्ज कर पाई थी। 1951 के लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल के बाद, यानी 1953 में जनसंघ पार्टी तब सुर्खियों में आई जब यह नेहरू सरकार का विरोध कर रही थी। नेहरू सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ थी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। यह जनसंघ पार्टी उसका विरोध कर रही थी। इस विरोध के कारण नेहरू सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष थे, और इस पार्टी के और भी मुख्य कार्यकर्ता को जेल भेज दिया गया था। और जैसे ही नेहरू सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत और भी कई मुख्य कार्यकर्ता को जेल भेजती है, यह खबर आग की तरह फैल जाती है। पर 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद जी का निधन हार्ट अटैक के कारण हो जाता है। हार्ट अटैक होने के बाद इस पार्टी का अध्यक्ष मुरली चंद शर्मा को बना दिया जाता है। मुरली चंद शर्मा इस पार्टी के लिए कुछ खास कर नहीं पाते हैं, कुछ बड़ा बदलाव कर नहीं पाते हैं। इस कारण से दूसरा लोकसभा चुनाव जो 1957 में हुआ था, 1957 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी बस 4 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। दोस्तों, समय दर समय बीतती रहती है। जनसंघ पार्टी छोटा बड़ा प्रयास करते रहती है अपना नाम बनाने के लिए। पर वर्ष आता है 1960 का, जब भारत के लोग उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। इस समय जनसंघ पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था गौ हत्या को लेकर। आपने सुना होगा गौ हत्या को लेकर भारत में कितने लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। काउ स्लॉटरिंग भारत में आज भी एक बड़ा मुद्दा है। जब यह जनसंघ पार्टी 1960 में यह मुद्दा उठाई थी तो भारत के लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। और इसी के फलस्वरूप 1967 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है। जहां पिछली बार लोकसभा चुनाव में 4 सीट ही जीत कर पाई थी, इस बार कुल 35 सीट इन्होंने अपना हासिल किया था।
और इस जीत में, इस बड़ी सफलता में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आया था जनसंघ पार्टी में, वो नाम था दीनदयाल उपाध्याय। और दीनदयाल उपाध्याय के साथ ही दो बड़ा नाम जो उभर के आया था सामने, वो पहला नाम था अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा नाम था लाल कृष्ण आडवाणी जी। वर्ष आता है 1968 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं, वो 3 बड़े मुद्दों को सामने लाते हैं। पहला उनका मुद्दा था कि गौ हत्या को खत्म करना, दूसरा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और तीसरा मुद्दा था जम्मू कश्मीर को दिया गया स्पेशल स्टेटस खत्म करना। दोस्तों, समय दर समय बीतती रहती है, जनसंघ पार्टी अपना राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ही रही होती है कि वर्ष आता है 1975 का। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है और पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किन 3 कारणों से पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहला कारण है अगर भारत किसी अन्य देश पर जाकर आक्रमण करता है। दूसरा कारण है कि अगर कोई देश भारत में आक्रमण करता है और तीसरा कारण है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 कारण से भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इंदिरा गांधी ने 1975 का राष्ट्रपति शासन जो लगाया था, यही तीसरे कारण को ही बताया था। 1975 के इस बड़े फैसले के विरोध में जनसंघ पार्टी के साथ साथ कई और भी पार्टीज मिलकर इसका विरोध करती है, पर आंदोलन कर रहे हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार जेल में डाल देती है। इस बड़े घटना के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उन्हें यह समझ में आ जाता है कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड पार्टी यानी कांग्रेस को हम अकेले लड़के कभी नहीं हरा सकते हैं। इस बड़े घटना से आहत होकर छोटे बड़े जो भी पार्टीज थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो जनसंघ का साथ देने का फैसला करते हैं। और जनसंघ का साथ जो 3 बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज देती है, उसमें से सबसे बड़ा नाम रहता है भारतीय लोक दल का, दूसरा रहता है कांग्रेस ओ और तीसरा होता है सोशलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी का नाम रखा जाता है जनता पार्टी। जनता पार्टी बनाने के पीछे का एकमात्र लक्ष्य होता है इंदिरा गांधी सरकार को हटाना, यानी कांग्रेस को सत्ता से हटाना। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है और जनता पार्टी सरकार बना लेती है। और 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं। मोरारजी देसाई पीएम के तौर पर 2 साल तक ही बने रहे और उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं तो वो था डुअल मेंबरशिप। लोगों के बीच मतभेद स्टार्ट हो गई थी। जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनके लोगों के सामंजस्य अलग अलग होने लगे, मतलब उनका माइंडसेट अलग हो गया। जैसे इसमें एक डुअल मेंबरशिप का नियम ये आ गया था कि मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि उस समय ये हुई थी नियम कि जो आरएसएस का मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर नहीं रह सकता और जो पॉलिटिकल पार्टीज में आ गया है उसे आरएसएस का मेंबर छोड़ना होगा। इस कारण से पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग थे उनके बीच मतभेद स्टार्ट हो गई और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई 2 साल के अंदर ही। दोस्तों, समय आता है 6 अप्रैल 1980 का, जब जनसंघ के सारे मेंबर यह फैसला करते हैं कि हम जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख देंगे। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ही माने जाते हैं। बीजेपी जो 6 अप्रैल 1980 को बनी, आप देख रहे होंगे कि इसे बने कुल 4 दशक ही हुए थे और बीजेपी की नींव भारत की आज़ादी के बाद ही यानी 1951 में ही रख दी गई थी। बीजेपी के सारे मेंबर जनसंघ के ही थे। इस कारण से बीजेपी के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को ही चुना गया था। बीजेपी अपना पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ती है, पर बीजेपी की इसमें शर्मनाक हार होती है। बीजेपी इसमें केवल 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाती है। 1984 में हार के बाद बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर काम स्टार्ट किया और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाया। 1986 में बोफोर्स घोटाले के खिलाफ आवाज उठाया और 1989 में एंटी करप्शन मूवमेंट भी चलाया और साथ ही 1989 में ही अयोध्या मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। इसका फायदा बीजेपी को 1989 के जनरल इलेक्शन में मिला, जब उसे रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली और वो 85 सीट पर अपनी जीत दर्ज कर ली थी। 1989 की जीत के बाद बीजेपी ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। 1991 में हुए जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। इस इलेक्शन में भी
बीजेपी ने 135 सीट्स पर जीत दर्ज की थी और 1996 में हुए जनरल इलेक्शन में भी 161 सीट पर जीत दर्ज कर वो अपना सरकार बना ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हमें पहली बार प्रधानमंत्री मिला था, पर महज यह सरकार 13 दिन में ही गिर गई थी। इसके बाद जनरल इलेक्शन 1998 में हुआ, जब बीजेपी ने समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, AIADMK, बीजू जनता दल के साथ मिलकर एक अलायंस पार्टी बनाती है। इस अलायंस का नाम NDA रखा गया और इस 1998 के जनरल इलेक्शन में NDA की ही जीत हुई और फिर से दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को ही चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए महज 13 महीने ही हुए रहते हैं कि AIADMK NDA से अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और 13 महीने के बाद यह सरकार फिर से गिर जाती है। पर वर्ष आता है 1999 का, जब NDA AIADMK के बिना चुनाव लड़ती है और इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती है और तीसरी बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी इस बार अपना पूरा टेन्योर पूरा करते हैं। पर वर्ष आता है 2004 का, जब भारत की जनता वापस से कांग्रेस को सत्ता में लाती है और ये 2004 का ही समय था जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। भारत की जनता कांग्रेस को फिर से 10 साल मौका देती है और 10 साल तक मनमोहन सिंह ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। दोस्तों, वर्ष आता है 2014 का, जब पूरे गली और हर मोहल्ले में सिर्फ एक ही गाना गूंजता है कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी इस चुनाव को जीत जाती है और साथ ही हमें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। मोदी जी 2014 से 2019 सर्व कर चुके हैं और 2019 से 2024 तक भी सर्व कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है और मैं भी ये मानता हूँ कि 2024 से 2029 तक ही फिर से मोदी जी को ही देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बीजेपी पिछले 44 साल में खुद को कितना परिवर्तित किया है। बीजेपी की बात की जाए तो 1981 में जहां उनके पास पहले 148 MLAs थे और 2 MPs थे और 2024 की बात करें तो इनके पास कुल 1484 MLAs हैं और कुल 345 से भी अधिक MPs हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने बीजेपी के इतिहास को कि कैसे वक्त के साथ साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपकी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।